नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्पिरेट टॉक्स और आपका स्वागत है एस्पिरेट टॉक्स में। मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लाया हूं तड़कता भड़कता हुआ, जिसका नाम है राजनीति का अपराधीकरण या अपराध की राजनीतिकरण। दोस्तों, अक्सर चुनाव में सुनते होंगे इस नेता की छवि ऐसी है, इस नेता पर इतने केस हैं, इस बैकग्राउंड क्रिमिनल है। तो क्या इसे हम पॉलिटिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, और जब ऐसे लोग हमारी चुनाव प्रक्रिया में आते हैं, भाग लेते हैं, तो इनका प्रभाव हमारे ऊपर कैसा पड़ता है, इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारा संसद जो है इन अपराधियों से कब मुक्त होगा, अगर ऐसे प्रश्न का जवाब जानना है तो अपराध की राजनीतिकरण, यानी कहने का मतलब है कि राजनीति का अपराधीकरण, इन दोनों पहलुओं से हमें समझना होगा और इसके बारे में जानना होगा। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि क्या राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण में अंतर क्या है। अगर हम राजनीति का अपराधीकरण की बातों को समझना चाहें या उसकी व्याख्या करना चाहें तो हम इस प्रकार व्याख्या कर सकते हैं कि राजनीति में आपराधिक तत्वों का समावेश होना ही राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है। लेकिन राजनीति का अपराधीकरण की शुरुआत ही अपराध की राजनीति से होती है। दोस्तों, जब कोई नेता चुनाव जीतने के लिए ऐसे आपराधिक तत्वों का सहायता लेता है तो वह अपराध की राजनीतिकरण कहलाता है। फिर जब ये नेता चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें कई प्रकार के छूट दिए जाते हैं और कई प्रकार से उनकी सुविधाएं दी जाती है। इसी का फायदा उठाकर वह भी एक समय बाद चुनाव में दंगल में कूद जाते हैं और चुनावी दंगल में वह बाजी मार जाते हैं और अंततः वो भी एक राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं, एक अभिन्न अंग बन जाते हैं, और इस तरह से उनका राजनीति में प्रवेश करना ही राजनीति का अपराधीकरण हो कहलाता है। इसके बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि अपराध की राजनीतिकरण या राजनीति का अपराधीकरण कोई अलग टॉपिक्स नहीं है या कोई दो अलग मुद्दे नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। और राजनीति का अपराधीकरण जो है ना, वो पूरी तरह से अपराध की राजनीति पर टिका होता है। आसान शब्दों में हम आपको समझाने का प्रयास करें तो बस यही है कि राजनेताओं का आपराधिक तत्वों के साथ या अपराधियों के साथ एक गठजोड़ ही राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है। काम इतना से नहीं बनेगा। आइए हम आपको कुछ फैक्ट से रूबरू करवाते हैं जो लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण तक की एनालिसिस के आधार पर एडीआर की रिपोर्ट से हमने आपको लिए कुछ प्रस्तुत किया है। तो समझिए इस बात को कि क्या है। एडीआर का रिपोर्ट चौथे चरण तक विश्लेषण करते हुए यह पाया गया कि 1717 कैंडिडेट ने हलफनामा दर्ज किया, लेकिन उनमें से 7 का विश्लेषण स्पष्ट न होने के कारण शेष बचे 1710 कैंडिडेट का विश्लेषण के आधार पर यह परिणाम घोषित किया गया कि 1710 में से 360 यानी कि 21% ऐसे कैंडिडेट खड़े हैं जो किसी न किसी प्रकार के आपराधिक मामलों से जुड़े हुए हैं। तो वहीं पर लगभग 276 यानी कि 16% ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन पर गंभीर मामला या गंभीर आपराधिक मामला जुड़ा हुआ है। दोस्तों, उनमें से 17 कैंडिडेट तो ऐसे भी हैं जिनका दोष सिद्ध हो चुका है, और तो और 11 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पे आईपीसी 302 के तहत हत्या यानी कि मर्डर का आरोप है। तो वहीं 30 ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन पर हत्या के प्रयास आईपीसी धारा 307 के तहत उनपे हत्या के प्रयास के मुकदमे जो हैं उनपे लगा हुआ है, यानी कि उनपे आपराधिक मामले घोषित हैं। अगर महिलाओं से जुड़ी हुई बातों की हम पे बात करते हैं तो आपराधिक मामले 50 निकल करके आते हैं, लेकिन उनमें से भी 5 ऐसे मामले हैं जिन पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म को बताया गया है। तो वहीं हम अगर सांसदों की संपत्ति के बारे में बात करें तो 476 यानी कि 28% ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है, यानी कहने का मतलब है कि वो करोड़पति हैं। दोस्तों, जिसमें से सबसे ज्यादा 65 उम्मीदवार करोड़पति हैं जो भाजपा से रिलेटेड रखते हैं, बीजेपी से रिलेटेड रखते हैं। तो वहीं पे 24 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति शून्य बताई है। आइए अब नजर एक इधर भी डालते हैं कि कैंडिडेट जो खड़ा हुए हैं वो पढ़े लिखे कितना है। तो एक नॉर्मल हम बात करें कि 5वीं से 12वीं तक की शिक्षा पाने वाले कैंडिडेटों की कैटेगरी देखा गया तो 38% कैटेगरी आया, लेकिन 30 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आप को सिर्फ साक्षर घोषित किया। तो वहीं मामला तो यहां तक आ गई कि 26 कैंडिडेट ऐसे भी मिले जिन्होंने कभी पढ़ाई की ही नहीं, यानी कि वह पूर्ण रूप से अपने आप को अनपढ़ घोषित किया। तो ये डेटा आपको रूबरू करवाया होगा उन कैंडिडेट्स को जो अभी तक चौथे चरण के चुनाव तक का ही है। अभी पूर्ण चुनाव होगी, उसके बाद मैं आपको एडीआर का रिपोर्ट का एक और वीडियो दूंगा। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि राजनीति में इन आपराधिक तत्वों का प्रवेश क्यों इतना चर्चित हो चुका है, ये लोग क्यों आते हैं, पार्टियां इन्हें टिकट क्यों देती है और अंततः लोग इन्हें जिताते क्यों हैं। अगर ऐसे छवि इनकी बन चुकी है तो लोग इन्हें चुनाव जिता करके संसद में भेजते क्यों है। इनके पास क्या कोई चारा नहीं है। आइए हम आम शब्दों में समझाने का प्रयास करें। तो एक चुनाव जीतने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है, एक बाहुबल की जरूरत पड़ती है, और ये भले ही अपराध की श्रेणी में आए लेकिन इनका उपयोग राजनेता भरपूर करते हैं और इसीलिए ये आपराधिक तत्व इनसे संलग्न हो जाते हैं और इनका प्रवेश इसमें हो जाता है। दोस्तों, तो वहीं पर इनका फायदा आपराधिक तत्वों को ये होता है कि वो इनसे जब कनेक्ट हो जाते हैं
तो उनके द्वारा किए गए जो मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, उससे वो छुटकारा पाने में सफल हो जाते हैं। इतना कहने से आपको ये डिटेल से समझ में नहीं आया होगा। आइए हम आपको इसका पूरी तरह से और भी डिटेल से समझाने का प्रयास करते हैं, पॉइंट से बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कारण है धन और बाहुबल। धनबल और बाहुबल से संपन्न व्यक्ति को टिकट पार्टियां आसानी से दे देती है। कारण ये है कि देखिए, जिसके पास पैसे और बाहुबल रहेंगे वो चुनाव आसानी से जीत जाएगी, और पार्टियां यही चाहती है कि हमें चुनाव में जीत हासिल हो, क्योंकि वो इसका भरपूर उपयोग करते हैं चुनाव जीतने में, और साथ ही साथ पार्टी को भी आसानी से वो चंदा देकर सहयोग कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है। अगला कारण है वोट बैंक या जातिवाद की राजनीति। कई बार ऐसा देखा जाता है कि वोट पाने के लिए पार्टियां जो है अन्य कारणों को, या वो अपराधिक ही क्यों ना हो, उसे इग्नोर कर देती है, उसे कई बार तो भरपूर सपोर्ट भी कर देती है। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है ना, जातिवाद का हिंसक लड़ाई में ऐसे लोग उभर करके आते हैं और लोगों के बीच में एक नेता वाली छवि बन जाती है उनकी, और इसका भरपूर फायदा उठाकर वो राजनीति में आते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है निर्वाचन आयोग की अक्षमता। निर्वाचन आयोग भी इसे कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं एक तरह से अक्षमता प्रदर्शित करती है। पहले की बात करें तो वह बूथ छापामारी को रोक नहीं पाती थी, तो अब वहीं आपराधिक तत्वों को प्रवेश करने से राजनीति में नहीं रोक पा रही है। अगला पॉइंट है न्यायिक प्रक्रिया में भी लिखती है अक्षमता। दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक प्रक्रिया में आने वाले जो आपराधिक तत्व हैं वह बखूबी इस चीज को समझ चुके हैं कि अगर उनकी अपराधों को छुपाना है, अपराधों से छुटकारा पाना है, तो उन्हें अब राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा, और यही वह कारण है कि वह इसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि जब ये इसमें आते हैं, राजनीति का भरपूर फायदा उठा करके चुनावी प्रक्रिया को ही देर कर देते हैं, और अगर न्याय में देर हो तो यह कहा जाता है कि न्याय सही नहीं हुआ है। अगला जो पॉइंट है वह है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है क्या? दोस्तों, कई बार देखा होगा आपने कि कुछ लोग बहुत कम वोटों से चुनाव जीतते हैं, क्योंकि जिन पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला वो चुनाव जीत जाते हैं। उनको एक ही वोट से चुनाव क्यों ना जीते दर्ज हो, लेकिन सोचिए कि उस स्थिति में उनको आधा जनता पसंद नहीं करती, और इस परिस्थितियां को बनाने में ये आपराधिक तत्व बहुत संलग्न होते हैं, क्योंकि कई बार पार्टियों को डराने, धमकाने, यहां तक कि जनता को बरगलाने का काम करते हैं, और वह किसी प्रकार से अपना जो अन्य पार्टियां हैं उससे थोड़ा सा ही ज्यादा वोट पा करके जीत जाते हैं। इसी सिस्टम को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अगला पॉइंट है नैतिक मूल्यों का अभाव। पार्टियां इन पर ध्यान देने से इग्नोर करती है कि जिन्हें वो टिकट दे रही है उनका नैतिक मूल्य क्या है, क्योंकि उनको हमेशा से चुनाव जीतना पहली प्राथमिकता होती है, और इन्हीं का फायदा उठा करके ऐसे लोग चुनाव में प्रवेश कर जाते हैं, और वो एक तरह से इसमें राजनीति का अपराधीकरण करने में सहायता। दोस्तों, कारण को तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, पर इसके प्रभाव को भी समझिए कि इसका प्रभाव हमारी राजनीति पर कैसे पड़ता है, क्योंकि प्रभाव को जानेंगे तो ये मालूम चलेगा कि हमारी राजनीति को यह कैसे गंदा कर रही है। प्रभाव में अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रभाव है कि कानून का उल्लंघन करने वाले ही कानून बनाने के रूप में चयनित होना। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आज तक जो लोग कानून को तोड़ते आए हैं, आपराधिक प्रवृत्ति करने वाले, कोई लीगल कार तो है नहीं, तो ऐसे काम करने वाले व्यक्ति की अगर हम बात करें तो जो हमेशा से कानून को तोड़ते आए हैं, अगर उन्हीं के जिम्मे यह दायित्व दे दिया जाए कि देश कैसे चलेगा, लोगों को किस नियम के तहत कार्य करना है, वह कानून आप बनाएंगे, तो सोचिए क्या वह जन कल्याण के लिए कानून बना पाएगा सही क्या? नैतिक मूल्यों से भरपूर कानून बना पाएगा क्या? निष्पक्ष भाव से कानून बना पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसे लोग हमेशा से ये लगे रहेंगे कि यहाँ भी हम किस प्रकार से अपराध को बढ़ावा दे सके। दोस्तों, तो बहुत बड़ी इसका इम्पैक्ट हमारे राजनीति पर पड़ता है, और इसी का एक कोट कहा गया है इंग्लिश में कि लॉ ब्रेकर्स बिकम्स लॉ मेकर्स। ये बहुत ही खतरनाक है राजनीति के लिए। इतना ही नहीं, हद तो तब हो जाती है कि जब विधायिका के बौद्धिक स्तर भी गिर जाता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए विधायिका ही वह अपने बुद्धिमानी का यूज करके लोगों की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए अन्य स्कीम लाती है, अन्य तरीके अपनाती है, जिससे उसको एक अच्छा समाज बना सके। लेकिन दोस्तों सोचिए, इनकी बुद्धि क्या उस लेवल की होगी? क्या वो विधायिका में जाने के बाद ऐसे कार्य कर पाएंगे? तो हम कह सकते हैं कि बौद्धिक स्तर भी गिर जाएगा विधायिका का। दोस्तों, अगला पॉइंट है भ्रष्टाचार में वृद्धि। सोचिए कि जो इस राजनीति में प्रवेश भ्रष्टाचार के बल पे किया हो, तो यहाँ आने के बाद वो कैसे संभल पाएगा? इसका साफ तौर पे ये चीजें झलकती है कि वह यहां भी आकर के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। जितना चुनाव में वो खर्च करेगा जीत हासिल करने के लिए,
उससे कई गुना वह यहाँ आने के बाद प्राप्त करने को सोचेगा। अब वो प्राप्त कहां से करेगा भाई? तो दोस्तों बिल्कुल वो आपके पैसों सरकारी खजाने से लूटने का प्रयास करेगा। नाम तो आपका रहेगा लेकिन पैकेट उनकी गर्म होगी। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहेंगे। अगला है न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप। दोस्तों ऐसे लोग जो होते हैं ना, न्यायिक प्रक्रिया को भी बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब ये आपराधिक मामले से जुड़े होते हैं तो ये धन, बल और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करके अपनी आपराधिक छवि को कम करने का प्रयास करते हैं। कई बार तो इन केस से छूट भी जाते हैं या ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं, यानी कि हम कहने का दरअसल बात यह है, प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, जिनसे सालों लग जाती है इन्हें सजा मिलने में, और वह सजा फिर सजा नहीं होती, क्योंकि एक तरह से समय पर सजा न मिलना वो सजा नहीं कहलाती है, वो न्याय नहीं कहलाता है। और जब तक वो सजा के हकदार बनते हैं तब तक वो बहुत ही मलाई मार लिए होते हैं। समाज में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोगों का न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा, लोग विश्वास कम करेंगे और लोगों में अस्थिरता पैदा हो जाएगी। कारण है प्रशासनिक अराजकता। दोस्तों ऐसे लोग कई बार आप देखे होंगे कि विधायिका में प्रवेश करने के बाद मंत्री स्तर पर भी चले जाते हैं, वह अपनी सांठगांठ को बना करके प्रशासनिक सेवा पर होते हैं, उन पर भी दबाव बनाते हैं और अंततः वह दबाव बना करके एक अच्छी खासी काम करने वाले लोगों के साथ भी भ्रष्टाचारियों में लिप्त होते हैं, और एक तरह से वहां भी प्रशासन स्तर पर भी इनका भ्रष्टाचार बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगला पॉइंट है लोकतंत्र में नकारात्मक प्रभाव। लोकतंत्र में अपनी मनपसंद की उम्मीदवार चुनने का अधिकार होता है, लेकिन कई बार ऐसा दोस्त जनता मजबूरी में वैसे लोगों को चुन लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। मान लीजिए कोई स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है और वहां से एक बाहुबल नेता पर्चा भरता है, हलफनामा दर्ज करता है और वह यह घोषित करता है कि जो मेरे विरुद्ध खड़ा होगा हम उसे जान से मार देंगे। दोस्तों कई बार इसका होता परिणाम यह हो जाता है कि उसके विरुद्ध में कोई खड़ा ही नहीं होता है, और कई बार तो वह निर्दलीय चुनाव जीत हासिल कर लेता है। यहाँ पर जनता को किसी प्रकार की विकल्प मिला ही नहीं और मजबूरन उनका अपना अधिकार, अपना उम्मीदवार मानना पड़ता है। यह एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है दोस्तों। यही नहीं, इसका बड़े स्तर पर लोकसभा और विधानसभा में भी कई नकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं। तो अगला पॉइंट है चुनाव में काले धन का प्रयोग। दोस्तों चुनाव में धनबल और बाहुबल आज की परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत मायने करती है, और इन आपराधिक तत्वों के पास इलीगल पैसा भी बहुत होता है। अब उनको ये एक मौका मिल जाता है कि चुनाव में वो अपने पैसों को लीगल कर सके, खर्च करने के लिए। तो सोचिए जब उनके पास पैसे गलत तरीके से आए हुए हो तो इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, और ऐसे चुनाव में वो बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं चुनाव जीतने के लिए, और इनमें सब चुनाव में तो सफलता मिल ही जाती है, और इसके कारण ही हमारे एक तरह से चुनावी प्रक्रिया को बाधित करते हैं। एक तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पे एक तरह से गलत रणनीति बनाते हैं, और ये हमारा राजनीति को गंदा करता है। तो ये सब कारण प्रभाव है हमारे राजनीति में जो अपराधों के द्वारा संलिप्त होती है, और यही तो होता है राजनीति में अपराधीकरण। अब सोचिए कि जब इतनी कारण है, इतने प्रभाव है, तो क्या हमारा न्यायपालिका इस पर ध्यान नहीं दिया होगा? देखिए न्यायपालिका ध्यान दिया है, लेकिन अगर हम उसे सही से लागू नहीं करेंगे तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर कई सारे निर्देश जारी किए हैं। आइए आपको निर्देश से रूबरू करवाता हूँ। पहला कारण है कि दल को ऐसे लोगों को चुनने के लिए कारण बताने होंगे। दोस्तों अगर कोई पार्टी किसी नेता को टिकट दे रहा है तो किस आधार पर दे रहा है, वो कितना अच्छा है, ये सारी चीजें बताना होगा निर्वाचन आयोग को। लेकिन यह बात सैद्धांतिक है, व्यवहार में बहुत कम लागू होता है। तो वही दूसरी बात यह है कि नेता से जुड़ा हुआ मामलों का प्रकटीकरण, या हम ये कह सकते हैं कि उसका प्रकाशन मीडिया में करना। एक नेता हलफनामा दर्ज करता है, उसमें एक ब्यौरा दिया जाता है पूरा कि उनके पास कितनी क्रिमिनल केसेस हैं, किस तरह के मामला चल रहे हैं और कितने केस सजा काट चुके हैं। इन सारे डिटेल को उन्हें न्यूज़पेपर या टीवी में दिखाना पड़ता है। लेकिन सोचिए ये आजकल आप लोग बहुत कम देखने को मिलता होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी वैसे जगहों पर आते हैं जहां पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो वहीं पर टीवी चैनल्स में उस समय आएगा जब बहुत लोग उस समय टीवी नहीं देख रहे होते हैं, और इसका खामियाजा यह होता है उनकी करतूतों से बिल्कुल ही अनजान हो जाती है। तो व्यवहार में तो कहने को अलग बात है, लेकिन इनका लागू सही तरीके से नहीं हो, क्योंकि आजकल ये सिर्फ फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे निर्णय भी प्रकाशित किया है, निर्णय भी दिया है, और उस जजमेंट में क्या क्या कहा है आइए आपको बारी बारी से उन जजमेंट्स को सुनाता हूँ। सबसे पहला है एडीआर वर्सेस भारत संघ 2002 मामला। इनमें यह कहा गया था कि आपकी संपत्ति कितनी है, आपकी देनदारी कितनी है और आपके आपराधिक मामले क्या हैं,
दूसरा है लिली थॉमस बाथ 2013 मामला। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि अगर किसी विधायक या सांसद के ऊपर 2 वर्ष की सजा हो जाती है तो उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा, उनकी सीट भी समाप्त कर दी जाएगी। और ये कितने दिनों तक रोक दिया जाएगा? तो ये 6 वर्ष। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2014, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक नोटा का विकल्प आएगा, और वो आया भी है। इस नोटा के विकल्प में जो व्यक्ति अगर किसी कैंडिडेट को नहीं पसंद करता है तो वो नोटा को दबाएगा। लेकिन क्या आजकल इस नोटा का उपयोग सही से हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नोटा का कोई मतलब नहीं रह गया है, कितना भी वोट इसको आ जाए। इसको कारगर बनाना जरूरी है। और कारगर किस प्रकार से बनाया जा सकता है? हम कारगर इसको इस प्रकार से भी तो बना सकते हैं कि जो कैंडिडेट इस बार खड़े हैं, अगर नोटा का विकल्प आता है, नोटा जीत जाती है, सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिलता है, तो वहां पर पुनः निर्वाचन करवाया जाए और वैसे कैंडिडेट को रोक दिया जाए जो पिछली बार चुनाव में लड़े थे, जिनको कोई पसंद नहीं करना चाहता है। तो दोस्तों, ये होना चाहिए नोटा का प्रदर्शित और विस्तार रूप। इससे बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि लोगों को अपना मनपसंद नेता चुनने का मौका मिलेगा और लोकतंत्र हमारी बची रहेगी। और अगला जजमेंट है लोक प्रहरी बनाम भारत संघ। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप जब हलफनामा दर्ज करें तो अपने आय का ब्यौरा तो दीजिए, साथ में अपने परिजनों, यानी कि जो आपके यहाँ पत्नी हो या अन्य फैमिली मेंबर्स हो, उनका भी ब्यौरा देना पड़ेगा। क्योंकि कई बार राजनेता होते हैं, वो अपने फैमिली मेंबर के रूप में भ्रष्टाचार फैलाते हैं, वो उनके नाम पर संपत्ति खरीदते हैं, वो उनके नाम पर अन्य चीजें करते हैं। का भी ब्यौरा इस संवाद में या इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा। और इन सारे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वह कहीं ना कहीं इन आपराधिक मामलों को कम करने में एक योगदान तो है। इसमें हम ये भी जोड़ सकते हैं कि चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, उस पर बहुत काम किया है सुप्रीम कोर्ट और इसको उजागर करके रखा है। देखें, आप लोग भी बहुत देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जो है ना कितना फैला है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, एक तरह से उसका काला चिट्ठा या जिस प्रकार से फ्रॉडबाजी हो रही थी उसका पूरा निकाल के रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये रहा था आज का टॉपिक, अपराध की राजनीतिकरण या राजनीति का अपराधीकरण। और फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।